आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। द हिंदू का एक अच्छा आर्टिकल था, मुझे लगा ये कवर करूं। क्या भारत ताइवान की हेल्प करेगा? हो। तो हम एक एक करके चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। तो पहले तो हमको बैकग्राउंड समझना होगा। वन चाइना पॉलिसी, साउथ चाइना सी पे इतने लेक्चर्स हो चुके हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो समझ ही सकते हैं। कम से कम 100 से ऊपर ही लेक्चर ले लिए होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, बैकग्राउंड समझाना जरूरी है। क्या है वन चाइना पॉलिसी? चलो देखो, ये है चीन और ये है आपका ताइवान, छोटा सा छुटकू सा प्यारा सा देश। वैसे चाइनीज बड़े प्यारे होते, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, मतलब चाइनीज नहीं, चाइनीज भी छोटे छोटे होते। तो चाइना जो है और ताइवान, ताइवान एक आइलैंड है बेसिकली, छोटा सा, जहां कोई पहले रहता नहीं था, ऐसे ही था, बस थोड़ा बहुत इनहैबिटेड था। चाइना के कंट्रोल में रहा है ये। अब क्या है कि चाइना एक साम्राज्य रहा है, ठीक है। राजा महाराजा आए, रूल किया, अच्छा है। चाइना में काफी इन्वेंशंस हुए हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म को लेकर, ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। चीन और भारत में हमेशा कंपटीशन रहा है। बट चाइनीज आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स। वो कभी युद्ध नहीं लड़ पाते थे, खुद तो अंदर फिलॉसफी बड़ी बड़ी बना देते थे, है ना। सन जू हो गए, कॉन्फ्यूशियस हो गए, लाओ त्से, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इधर चाइना से निकल रही है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इधर भारत से निकल रही है, मजे ही मजे। तो ये हो रहा है, ठीक है, हर जगह। उधर चाइना जो है वो चाय बना रहा है, भारत कह रहा है कि हम तुमसे अच्छी चाय बना लेंगे, बस हमारे पास चाय आ जाए, मजे ही मजे। तो ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो चाइना जो है वो खूब बढ़िया बातें छौंकने में नंबर 1 की ले फिलॉसफी, ये फिलॉसफी। लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, वो एकेडमिक लेवल पे तो इंप्लीमेंट करता है, पेपर यूपीएससी से लेकर सब कुछ चाइना ने किया है। दे आर वेरी, मैंने बताया ना, उनका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो वॉरियर नहीं है। तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं कि अगर कभी भी फ्रंट वॉर होगी ना, तो चाइना कभी टिक नहीं पाएंगे। एक एक भारत, एक एक भारतीय जो ना 30-30 चाइनीज पर भारी है, भाग जाएंगे वो। 1962 अभी मैंने लेक्चर लिया था, आई होप आपने देखा होगा कि हम वो वॉर जीत जाते। बहुत शानदार किताब अभी मैंने पढ़ी थी, द वॉर दैट वाज़न्ट। गलतियां की हमने हमारे। तो अब क्या है कि सन यात सेन, जो कि एक बहुत ही एक डॉक्टर पेशे से और एक कमाल इंसान, यू कैन से द गांधी ऑफ, नॉट गांधी बट उसमें हल्का सा सुभाष चंद्र बोस भी आप मिला दें, तो वो चाइना की तरफ से उन्होंने वो काम किया, सन यात सेन ने। चिंग डायनेस्टी, जिन्होंने चाइना को कटोरा लेके भीख मंगवाया सबके सामने, ठीक है। कोई भी आता है मंदिर का घंटा बजा के चाइना को बजा जा रहा है। जापानी तो पूरे पागल थे, इंपीरियल आर्मी ऑफ जापान जिंदा गाड़ देते थे और जला देते थे। 2 ऑफिसर में शर्त लगी थी कि कौन कितने गले काटता है, चलो देखते हैं। तो बहुत बुरी हालत थी चाइना की, बहुत बुरी। चाइना डर गया है, अपने इतिहास से वो डरता है। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी कहती कि भाई हमारा इतना खतरनाक इतिहास रहा है, अब हमको वहां जाना ही नहीं है, ठीक है। हम कभी कुछ भी हो जाए, लेकिन हम उस कंडीशन में कभी नहीं जाएंगे। 1911 में रेवोल्यूशन आता है और 1912 में खत्म, चिंग डायनेस्टी गई, QYNG। तो अब चिंग डायनेस्टी दैट स्टार्ट्स विथ Q, वो चली गई। उसके बाद सन यात सेन आ गए। सन यात सेन कहते हैं डेमोक्रेसी लेके आओ, सोशलिज्म लेके आओ, नेशनलिज्म लेके आओ। 5 प्रिंसिपल्स वो देते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक करो पूरे चाइना को, क्योंकि उस समय पूरा चाइना बटा हुआ था, अलग अलग पूरा चाइना बटा हुआ था। सन यात सेन बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, और सन यात सेन जो है ये करने में कामयाब रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 1920 आते आते उनकी जान चली जाती है, मतलब वो मर जाते हैं, तबीयत उनकी बिगड़ने लगी थी। उसके बाद आते हैं चियांग काई शेक। अब तक काओमिंटांग पार्टी, जो कि उस समय सबसे बड़ी चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी होती है, उसका जन्म हो गया होता है। जो साम्राज्य रहे हैं वो साम्राज्य ही रहेंगे, आप ये मान के चलिए। अगर आपको लगता है वह डेमोक्रेसी आ जाएगी तो आप बहुत बड़ी भूल है। जो शुरुआत से डेमोक्रेसी रही है वो डेमोक्रेसी रहेगी, ये खून में होता है। चाइना कभी भी डेमोक्रेसी नहीं बन पाएगा। चियांग काई शेक जो है वो आए 1921 में। अब इधर माओ जेडोंग भी पैदा हो गए। माओ जेडोंग की अभी मैंने किताब पढ़ी थी, उनकी डॉक्टर ने लिखी थी, अरे बाप रे बाप, भाई पागल आदमी था वो। एनीवे, बट उनकी फिलॉसफी जो थी वो बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त। रेवोल्यूशन भाई माओ जेडोंग रातों रात ले आए थे यार, लेकिन
इकोनॉमिक बिल्कुल खस्ता हाल, इकोनॉमी बर्बाद कर दिया, बहुत बड़े रेवोल्यूशन ही होंगे, बट माओ जेडोंग एज अ इकोनॉमिस्ट बहुत बर्बाद रहे, ठीक है। एनीवे, अब 1921 में बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब इधर कम्युनिज्म आ गया। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन, कम्युनिज्म, पहला कम्युनिस्ट स्टेट। अमेरिका के हाथ पांव फूल गए, ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में कि भाई ये क्या हो रहा है। तो अमेरिका, भाई ये क्या हो रहा है भैया। तो अमेरिका कहता है कि इनकी पावर को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, भारत में भी दोस्तों एमएन रॉय, मतलब भारत में भी ये चीज फैल रही थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि चियांग काइशक को भी लगा कि ये खतरा है, तो कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के मारने लगे। ग्रीन गैंग बनाई जो कि गुंडों की गैंग थी। चियांग काइशक ने नीचे से शुरू किया, ऊपर गए और पूरे चाइना को एकत्र कर दिया, ठीक है, पूरा चाइना साथ में। अब उसके बाद कम्युनिस्टों का क्या हुआ, कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाने लगा। लॉन्ग मार्च किए, ठीक है, जियांगसी जो बहुत ऊपर पहाड़ी है, जियांगजी की पहाड़ियों पे, ठीक है, ये 3,500 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च बचते बचाते कम्युनिस्ट, इसीलिए उनके सारे रॉकेट के नाम लॉन्ग मार्च होते हैं। वहां पे उन्होंने पहाड़ों पे शरण ली, बच गए, वरना माओ जेडोंग भी निपटाई दिए जाते। उधर फिर जापान ने चाइना पे इन्वेड कर दिया। अब जब जापान ने 1937 में चाइना को इन्वेड किया, रेप्स ऑफ नैनकिंग, एक ऐसी किताब जिसने, जो मेरी रूह काम गई थी जिसको पढ़ के, ठीक है, बहुत डिस्टर्बिंग किताब। तो वो उसमें मैंने लेक्चर भी लिया है बाकायदा। तो अब क्या हुआ कि यहां पे कम्युनिस्ट ने बोला, सुनो सुनो सर, चियांग सर, बोला हाँ बताओ, साथ में आ जाते हैं वरना हम बहुत पहले जाएंगे। तो साथ में आ जाते हैं, साथ में मिलके जो है वो काम करते हैं। बोला ठीक है चलो साथ में मिलके काम करते हैं। तो 1937 से लेकर 1945 तक दोनों ने साथ में मिलके काम किया। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, सोवियत अलग, अमेरिका अलग। सोवियत ने बोला फैलाओ कम्युनिज्म पूरी दुनिया में, चाइना तुमको क्या चाहिए, हथियार चाहिए, हम तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी को हथियार दे रहे हैं। चियांग काइशक, ठनठन गोपाल, कुछ नहीं। इधर कम्युनिस्टों ने, सिविल वॉर हो गई 1945 से लेकर 49, ब्लड बाथ हुआ। यहां पे जो गांव के लोग थे, क्योंकि अभी तक देखिए जो कम्युनिज्म, ये कहते हैं ना बुर्जुआ रेवोल्यूशन, ठीक है, ये जो सर्वहारा वर्ग है, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, इन्होंने तुम्हारे हक को खाया है। और ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उस समय 3-4% खाली अमीर थे, बाकी सब गरीब थे। तो चाइना में जो गरीब है वो कम्युनिस्ट की सुनेगा, क्योंकि वो उनकी बात कर रहे हैं। माओ जेडोंग ने बोला कि उखाड़ फेंको सबको, तुम्हारा हक खा रहे हैं। तो इधर ये जितने भी लोग हैं वो खुद खड़े हुए और गांव में सपोर्ट दिया, पूरा गांव, उस समय गांव ही ज्यादा होता था, अर्बनाइजेशन बहुत कम, माओ जेडोंग के साथ। अब माओ जेडोंग सपोर्ट सोवियत का और लोगों का, कम्युनिज्म आ गया 1949 में। और चियांग काइशक, सोचिए अपने घर से, कितना अजीब लगता है ना कि आपने प्यारा सा घर बनवाया, बंगला बनवाया, गार्डन बनवाया, पीछे स्विमिंग पूल बनवाया, शादी कर ली, है ना, किचन बढ़िया मस्त मॉड्यूलर। उसके बाद एक रिश्तेदार आता है और आपके ऊपर किराए पे रहता है और उसके बाद आपको ही मार के भगा देता है। तो यही हुआ चियांग काइशक के साथ कि रातों रात उनको ताइवान भागना पड़ा। ताइवान भागे चियांग काइशक। 1949 में माओ जेडोंग ने तियाननमेन स्क्वायर से लाल झंडा फहरा दिया, बीजिंग, कम्युनिज्म आ गया। अमेरिका हिल गया ऊपर से नीचे तक कि भाई ऐसे सर पकड़ के बैठ गया, अरे बाप रे, हम पे ये किसने लाल रंग डाला, रोने लगा, क्या करे क्या करे, बहुत बुरी हालत। तो अमेरिका को लगा भाई हम गए, अब छोड़ो क्या कर सकते हैं, लेकिन रुको, भारत है, इंडिया है, इंडिया को अपने इधर आओ, इंडिया को लपेटे में लो। तो इंडिया बोला रे इंडिया रो, जवाहरलाल नेहरू सर इधर। नेहरू ने बोला ज़्यादा नहीं, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, हम तुम्हारे साथ, हमको अपने में मत जोड़िए, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। तो अमेरिका बोला क्यों नहीं आओगे, कहता नहीं, हमको अलग रहना है, हम अलग रहेंगे, आप निकलिए। बोला ठीक है, अच्छा चलो। तो इंडिया अलग रहा, है ना। इंडिया ने चाइना का सपोर्ट किया और अमेरिका टेंशन में, अरे बाबा रे बाबा। उसके बाद फिर चाइना ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया, भारत चुप रहा, पूरी दुनिया चुप रही, अमेरिका का और दिमाग खराब, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। इधर सोवियत हथियार पे हथियार बनाया जा रहा है। 1962 आ गया। 1962 में चाइना ने इंडिया को, मतलब युद्ध हो गया 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक, भारत हार गया। तब अमेरिका ने बोला, अमेरिका से मदद मांगी जवाहरलाल नेहरू ने। कमाल है, अगर भारत उस समय एयरफोर्स का यूज करती ना तो चाइना खत्म था, चियांग काइशक वापस आ जाते। भारत अगर एयरफोर्स का, मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि भारत ने एयरफोर्स का यूज क्यों नहीं किया।
जवाहरलाल नेहरू जाके बोल रहे हैं अमेरिका से कि भैया एयरफोर्स हमको दे दो। चाइना की पूरी फॉल्ट लाइंस, पूरी डिफेंस लाइन विजिबल थी, उड़ा देती। जैकी श्रॉफ जैसे मारते हैं ना पाकिस्तान में बॉर्डर पिक्चर में, वैसे ही मारते हैं हम लोग एयरफोर्स में उड़ा उड़ा के। लेकिन ये क्यों नहीं किया, वी डोंट नो। वही द वॉर दैट वाजंट में। बल्कि आप इंडिया, ये जो चाइना है, इनकी एयरफोर्स के पास फ्यूल तक नहीं था, बहुत बेकार जहाज, उड़ने के लिए तेल तक नहीं था। लेकिन वही है जो है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, हार गए हम। उसके बाद अमेरिका ने बोला मजा आया, बोला था हमारे साथ आ जाओ। अमेरिका को थोड़ी इस सेंस में चलो ठीक है, कम से कम यहां तो। फिर उसके बाद भारत ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और उसके बाद हम लगभग सारा जो है वो वॉर जीते। तो अब बात यह है कि चियांग काइशेक का क्या, इधर चियांग काइशेक अपना वर्चस्व ताइवान में फैला रहे हैं। डेमोक्रेसी की बात करते थे, पूरा मोनार्की कर दिया। 1971 तक 20 साल तक ताइवान के लोगों के ऊपर इनका कब्जा। फिर डेमोक्रेसी आई जब चियांग काइशेक का देहांत हुआ। अब जब डेमोक्रेसी आई ताइवान में, तो ऐसी डेमोक्रेसी आई, अमेरिका का पूरा सपोर्ट था कि उड़ गया ताइवान। और डेमोक्रेसी आती है तो भाई जाहिर सी बात है, बिजनेस भी आता है, कैपिटलिज्म भी आता है, कबूल है, तो यही हुआ। तो अब उसके बाद ताइवान में खूब बढ़िया मस्त फ्लरिश किया सेमीकंडक्टर। उस समय ताइवान समझ गया, देखिए चाइनीज और ये जो ताइवान सब बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड। ये समझ गए सेमीकंडक्टर ही जो है आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, पी टाइप एन टाइप, तो यही डोमिनेट करेगी। तो ताइवान ने अपने आप को डेवलप, छोटा सा आइलैंड है, छुटका सा ससुरा, इसने अपने आप को बहुत डेवलप कर लिया। ठीक है, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो पीएचडी ताइवान में कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त। ठीक है, कुछ आईआईटीएन दोस्त हैं जो पीएचडी यहां पे कर रहे हैं, छोड़ दिया आईआईटी, ताइवान चले गए। आप समझ सकते हैं कि ये कितना, लखनऊ के भी बराबर नहीं, बहुत छोटा आइलैंड है, लेकिन दिल्ली के बराबर भी नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है। तो अब क्या है कि ताइवान में बहुत डेवलपमेंट हुआ, भयानक डेवलपमेंट हुआ। अब चाइना कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है बे, औकात क्या है तुम्हारी, तुम हमारे नीचे ही हो, गलत मत समझना दोस्त, तुम हमारे नीचे ही हो। तो यहां पे ताइवान वन चाइना है, हम एक हैं, हम साथ साथ हैं। तो यहां पे वन चाइना पॉलिसी को कहते हैं कि चाइना कहता है ताइवान हमारे ही है भैया, क्या क्या किधर। तो अब यहां पे होता यह है कि जब चाइना ये कहता है ताइवान से कि भैया देखो हम साथ साथ हैं, तो ताइवान कहता भग, हम साथ साथ नहीं है, हम अलग हैं, हमको अपने में मत जोड़िए। तो चाइना कहता है कि जोड़ेंगे काहे नहीं। तो चाइना कहता है कि सुनो, तुम तो मानोगे नहीं। तो उसने पूरी दुनिया से बोला कि देखो ताइवान हमारा है, ताइवान हमारा है, घर घर जाकर टटा के ताइवान हमारा है, हमारा हमारा, हाँ हाँ ठीक है ओके। चाइना बोला ताइवान, ताइवान कुछ भी बोलना, ताइवान मत बोलना अपने मुंह से। तो आज भी अगर कोई भी, जैसे भारत हल्का सा ताइवान, ताइवान ताइवान, कौन बोला तो ऐसे बुली करने के लिए चाइना को यूज कर सकते हो। तो ये ताइवान का हिसाब किताब ऐसा है। तो अब क्या हुआ कि चाइना ने कहा कोई ताइवान नहीं बोलेगा। तो ताइवान बोलने का मतलब ये है कि किसी ने भी ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। पूरी दुनिया में किसी ने भी, इक्का दुक्का देश है जिनका कोई वैल्यू नहीं है, ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अमेरिका ने भी, अमेरिका बोलता है ताइवान ताइवान, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ये बात वही होगी कि शादी तुम ही से करेंगे, वादे खूब, लेकिन शादी नहीं करेंगे। शादी के दिन पलट गया कि नो अभी थोड़ा और टालते हैं इसे। तो यही अब भारत ने भी किया। लेकिन भारत ने साफ बोला कि भाई देखो इस समय चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए, है ना, चाइना सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चाइना ने भाई ताइवान से कंपीट किया, और चाइना तो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है लोग भी बड़े हैं, तो लोग ज्यादा हैं, तो इसीलिए चाइना की जरूरत है। चाइवान बोल रहा हूं मैं, हाँ यार, अगर दोनों को मिक्स कर दो तो चाइवान ही बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों की जरूरत है। तो इसीलिए ताइवान को अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन साई इंगवेन 2016 में ताइवान की राष्ट्रपति बनी, पहली महिला राष्ट्रपति, पीएम सॉरी। तो अब क्या हुआ कि जब ये हुआ तो भाई साई इंगवेन के शपथ समारोह में कोई नहीं बना गया। लेकिन 2020 में जब दोबारा वो सरकार चुन के आई तो भारत ने मीनाक्षी लेखी को भेजा। ये कमाल की बात है, मतलब वर्चुअल हुआ था, कोविड था उस समय। तो भले ही भारत ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन ये चाइना को संदेश था, क्योंकि उस समय याद होगा 2020 में गलवान हुआ था। अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज दिया, अभी की बात है ये, 7-8 महीने पहले की बात है, कि जा बेटा जा। और नैन्सी पेलोसी जो है वो यहां पे आ गई घूम घाम के। चाइना ने पूरी तरीके से ताइवान को घेर लिया कि हिम्मत कैसे हुई। अमेरिका ने बोला भाड़ में जाओ। चलो अमेरिकन एंगल समझते हैं। अब मैं, चलो अपने बैकग्राउंड तो समझ लिया होगा, है ना। मैं अब आपको ये बताता हूं कि भारत का क्या इशू है, और उस हिसाब से मैं फिर आपको सब बता दूंगा।
देखिए इंडिया क्यों इंडिया को इससे दूर रहना है ना। एक रिपोर्ट में माने तो उसमें ये बोला था कि आज नहीं तो कल चाइना ताइवान को कब्जा लेगा, 2027 तक खत्म है, ताइवान इन्वेड करेगा चाइना कभी ना कभी। वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, अभी आर्मी उसकी उतनी बड़ी नहीं है। तो अब क्या होगा ये कि भारत दूर रहे। 3 रीजन है। पहला, भारत स्टेटस को बना के रखे। हमको क्या मिलना है अगर ताइवान को इन्वेड कर दिया? हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं ताइवान पे, ऐसा नहीं है, सेमीकंडक्टर पे, पर चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए लॉस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना ताइवान को हरा देगा। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका का सबका यहां पे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जापान, साउथ कोरिया साहब पे भर भर के इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। इकोनॉमिक पार्ट के लिए ताइवान बहुत ज्यादा जरूरी है अमेरिका के लिए। और आपको पता है ना कि इकोनॉमी इज इक्वल टू मिलिट्री इज इक्वल टू एक्सपेंशन। जितनी ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतना बढ़िया मिलिट्री, उतना अच्छा आप एक्सपैंड करोगे। तो अमेरिका जो है, अमेरिका ये कह रहा है कि भाई देखो हमारा यहां पे इन्वेस्टमेंट है और हम जो हैं, देखो ठीक है, हम जो हैं ये नहीं कर सकते, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वही अमेरिका का कहना है कि हमको तो ताइवान, हमारा धर्म है कि हम ताइवान को जो है वो बचा के रखें। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। भारत के लिए ये लॉस इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तो अगर चाइना जीतेगा, चाइना हरा देगा ताइवान को, डिस्पाइट अमेरिका सपोर्ट कि चाइना की चांसेस ज्यादा होंगे, तो भाई एशिया में यूनिपोलर सिर्फ चाइना डोमिनेट करेगा। आप समझ रहे हैं? ताइवान गया तो सब गए, अगल बगल के देश भी जाएंगे। तो चाइना विल डोमिनेट, यहां पे ताइवान विल डोमिनेट, मतलब चाइना विल डोमिनेट। समझ रहे? तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा भारत के लिए, क्योंकि भारत की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। अमेरिका गया यहां से, फिर अगर चाइना ने, तो अमेरिका को टिकने थोड़ी ना देगा, अमेरिका तो गया ही गया। तो इसीलिए भारत के लिए वॉर सही नहीं है। और तीसरा, हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना के ऊपर। भाई जीडीपी की एक अभी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें 10% जो हमारी जीडीपी का लॉस होगा अगर चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। समझ रहे हैं? ये चीज है। 1 मिनट रुकिए जरा। माफ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि यहां पे जो चाइना है, ठीक है, वो दिक्कत करेगा। तो इसीलिए भारत, इकोनॉमी भी भारत के लिए बहुत दिक्कत है। तो भारत कर क्या सकता है? अब ऐसा तो है नहीं कि भारत चुप 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 बैठा रहेगा, मुश्किल होगा। ये देख सकते हैं ना आप, देखिए ये ताइवान ये घेर के रखा हुआ है। चाइना ने ताइवान की रग रग से वाकिफ है, अगल बगल एरिया से वाकिफ है, एक एक चीज पता है, एक एक चीज कि क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग। समझ रहे हो? चाइना ने बहुत बढ़िया तरीके से उनके वाटर्स को, उनके एयर को सब स्ट्रैटेजी करके रखा हुआ है, सब स्टडी करके रखा हुआ है, क्योंकि बगल में है। तो भारत क्या कर सकता है? भारत डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, भारत के लिए नुकसान है। ठीक है, और भारत का इसमें देखिए, अब जैसे भूटान है, मान लीजिए भूटान पे अटैक हो जाए या नेपाल पे अटैक हो जाए, तो भारत इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली अपनी फौज भेज देगा। भारत ने अपनी फौज भेजी तो काम खत्म। लेकिन ताइवान में नहीं भेजेगा फौज, हमारा नुकसान, हमारा कोई मतलब नहीं है वहां पे। ठीक है, क्या कर सकता है? लेकिन फिर भी हम छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है। भाई सबसे बड़ी बात, 6 तरीके के पॉलिसी ऑप्शन है भारत के पास। सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ आर्ग्यूमेंट, जैसे इसमें जैसे अभी भारत एक लेबर लॉ, भारत ने लेबर पैक्ट साइन किया है, लेबर लॉ कह रहा हूं, लेबर पैक्ट साइन किया ताइवान। 1 लाख लोगों को ताइवान भेजेगा भारत। ताइवान सुपर एज है, सुपर एज नेशन है वो, मतलब उसकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। तो यहां पे जो ताइवान है वो भारत से बहुत सारे लेबर फोर्स को मंगा रहा है। भारत ताइवान से नजदीक जा रहा है और जरूरी है ताइवान को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे भारत यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाता रहता है, ताइवान के लिए उठा सकता है। हमने एम्बेसी नहीं खोली है, लेकिन हमने कल्चरल और टूरिज्म के नाम पे वो एम्बेसी वाली काम करती है तैपई में, मुंबई और चेन्नई में। उधर ताइवान ने भी ऐसी एम्बेसी वहां पे किसी ने नहीं खोली, बस जो ऑफिस है वहां पे वो एम्बेसी का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां भारत पूरी दुनिया में ये बता सकता है कि ताइवान को बचाना कितना जरूरी है। चाइना के भी इन्वेस्टमेंट ताइवान में है, आपको पता है, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट चाइना और ताइवान का तगड़ा ट्रेड है। उसके बाद
एग्रेशन, वही मैंने बताया कि वो ऐसा नैरेटिव बना सकता है कि देखिए जहां जहां चाइना है, अगर हम चाइना यहां पे आया तो इस पूरे रीजन का चाइना पे कब्जा, और अगर चाइना पे कब्जा तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि ये कब्जा पूरी दुनिया पे हो सकता है। आज चाइना, क्योंकि यहां पे इंडोनेशिया है, वियतनाम है, जापान है, ये बड़े बड़े देश हैं, ये डेवलप्ड देश है, अच्छे देश है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, 11 देश हैं टोटल। तो अगर यहां पे इसने कब्जा किया तो हम कहां जाएंगे, आप समझिए। भारत एक पावर है जो कि इक्वली मैच्ड है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर इतने देशों में चाइना ने बेसिस बना लिए तो दिक्कत, तो ये भारत जो है इस तरीका का नैरेटिव बिल्ड कर सकता है जो बिल्ड कर रहा है, ये सबको पता है। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड डिप्लोमेटिक मैसेजिंग, ये बार बार बताता रहे, चाइना को भी बताता रहे कि आप अटैक नहीं करेंगे। देखिए, अगर हमने चाइना से संबंध तोड़े, हम बना लेंगे, चाइना नहीं बना पाएगा। जो इकोनॉमी है ना चाइना की, वो बहुत हद तक भारत से भी चल रही है। भारत बहुत कुछ चाइना की सर्विसेज, तो चाइना के बिजनेसमैन, सरकार बिजनेसमैन से चलती है, समझ रहे हैं। चाइना के अगर बिजनेसमैन बोल दे कि भाई, अगर मान लो भारत ने कल बोल दिया, तो चाइना के बिजनेसमैन क्या बोलेंगे कि देखो, भले ही वहां पे कितनी भी सरकार ताकतवर हो, तो पैसा तो चाहिए ना। विदाउट पैसा क्या है भाई। आज अमेरिका इसीलिए तो बचा रहा है ताइवान को कि पैसा, उसका पैसा लगा है। मुख्तार अंसारी का 15,000 करोड़ का साम्राज्य है, मुख्तार अंसारी मर गया, साम्राज्य तो है, कल कोई और बैठ जाएगा। तो सबसे बड़ी चोट होती है पैसों पे, पैसों को खत्म करो। तो चाइना के बिजनेसमैन को पता है कि अगर ये हुआ तो हमारा बिजनेस गया, तो प्रेशर कहीं ना कहीं बनाया जाएगा, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग भी की जाएगी, इकोनॉमिक डी रिस्किंग, जैसा कि हमने बताया कि हम चाइना के डिपेंडेंट, हम बार बार धमकी दें कि भाई, और करें कि भाई हम दूसरे देश से कर लेंगे, तुम्हारा इतना प्रोडक्ट, तुमको पैसे का नुकसान है। जैसे भारत जो दूसरे देशों में, फिलीपींस से भारत ने पैक्ट साइन किया है, फिलीपींस को भारत डिफेंस प्रोजेक्ट, तो भारत ये भी कर सकता है। अगल बगल जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, भारत उनसे नजदीकियां बढ़ा सकता है, वहां पे अपने बेसेस, जैसे चाइना कर रहा है ना, वहां पे भारत अपने बेसेस जो है वो बना सकता है, ठीक है ना। कि यहां इंफॉर्मेशन, जैसे चाइना इसका यूज करता है डिस इंफॉर्मेशन का, तो भारत भी इंफॉर्मेशन, अभी ताइवान में है साइबर वॉरफेयर और डिस इंफॉर्मेशन चालू है, जिसकी वजह से ताइवानीज जो है ना वो इन्फ्लुएंस्ड है कि हाँ भाई, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, चाइना से हमको मिल जाना चाहिए। लेकिन भारत इसी के ही काउंटर में ये इंफॉर्मेशन कैंपेन चला सकता है, और जो चलाता है ना, अपने लोगों को भेज दे, 1 लाख लोगों को भेज रहा, सब बताता रहे भाई देखो, तो पता है क्या हो रहा है, ये समझते नहीं हो, सिद्धांत अग्निहोत्री के लेक्चर सर्कुलेट करवा दे, तो ये सब हो सकता है। बाकी मिलिट्री सपोर्ट, अमेरिकन फोर्सेस को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी मिलिट्री सपोर्ट दे सकता है। देखिए, भारत की जरूरत अमेरिका को पड़ेगी एज अ एयरबेस। अब भारत ने अगर ये अलाउ किया, तो भारत डायरेक्टली एलाई हो गया अमेरिका का, जो कि सही नहीं होगा इंटरनेशनल रिलेशन में। देखिए, ये हमारे लिए खतरनाक है, हमको अमेरिका का साथ देना पड़ेगा, हमारे फायदे में है। लेकिन अगर हमने अमेरिका का साथ पूरी तरीके से दे दिया तो हम कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि रशिया, ईरान, चाइना, ये एक बड़ा आर्क बन रहा है, आप समझ सकते हो, बड़ा सपोर्ट ग्रुप है। तो हमारी सीधा इनसे टक्कर हो जाएगी, और हमारी पोजीशन बहुत न्यूट्रल रहती है। लेकिन अमेरिका को एयरबेस पे चाहिए होगा, तो अब यहां पे अब मिलिट्री सपोर्ट अमेरिका को कर सकते हैं आप, है ना। कि मतलब आप ऐसा कर दो ना कि आप इतना ज्यादा डिफेंस स्ट्रांग कर लो कि चाइना 10 बार सोचे कि भाई यार हमला करे ना करे, समझ रहे हो। हर ऑप्शन जो है इसका एक अपना कंसीक्वेंस होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए कि इससे भारत जो है वो ताइवान को मजबूत कर सकता है, और यही 6 ऑप्शन से, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, ठीक है। मतलब फिर हम डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व है, और वॉर में बहुत नुकसान होता है, विन विन सिचुएशन किसी की नहीं होती, लूज ही होता है, बहुत दिक्कतें होती है, जाने जाती है, पैसा बहता है, बहुत दिक्कत। तो कोई भी वॉर नहीं चाहता, चाइना को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपको क्या पता है, क्या लग रहा है। और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट भी चाइना से है, ठीक है। हमारा अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है, जो चाइना क्लेम उल्टे सीधे मैप्स निकालता रहता है, हमारा लद्दाख का डिस्प्यूट है, तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।